हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखा था और फिर जॉइंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। देखिए, मैट्रिक्स की बहुत सारे टॉपिक डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद समझ क्लियर होते हैं, जैसे एडजॉइंट वगैरह, ये सब जो चीज़ें मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालना है, मैट्रिक्स का इनवर्स में भी हम लोग इनवर्स में से हम लोगों ने निकालना मैट्रिक्स में भी सीखा था, मगर डिटर्मिनेंट के बाद भी जब एडजॉइंट पढ़ लिया तब फिर से इनवर्स निकालना एक और फॉर्मूला पढ़ा। बहुत जगहों पर ना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को कंबाइन करके पढ़ाया जाता है, उसकी वजह भी है क्योंकि डिटर्मिनेंट कहीं से भी मैट्रिक्स से अलग नहीं है, या ये कहें कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से अलग नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, बट फिर भी मैट्रिक्स पहले पढ़ना जरूरी है। थियोरेटिकली हम लोग इस चैप्टर में, डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में, पूरी तरह से कंप्लीशन पर आ चुके हैं, कुछ भी बचा नहीं है अगर आप अपना एनसीईआरटी सिलेबस देखेंगे तो। अब हम लोग ये आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो एडजॉइंट और ये सब जो हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रांसपोज निकालना, एडजॉइंट निकालना, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या रहा, और इन सब के बेसिस पर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हम लोगों ने मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। अब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इन दोनों की हेल्प से, ये एडजॉइंट वगैरह जो पढ़ा है, इसकी हेल्प से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2014 में शायद पूछा हुआ है। ओके, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फटाफट से। A total amount of rupees 7,000 is deposited in 3 different saving bank accounts with annual interest rates 5%, 8% and 8.5% respectively. तो तीन जगह पैसे जमा करने हैं। पहली जगह पे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरी जगह पे 8% और तीसरी जगह पे 8.5, और ये तीनों अमाउंट का सम जो है 7,000 है। तो है ना, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो वीडियो पॉज कीजिए और पहले खुद से सॉल्व कीजिए, और अगर नहीं सॉल्व किए या आपको नहीं इस तरह की चीजें समझ में आ रही है तो आप रिज्यूम कर कंटिन्यू कर सकते हैं। सो सबसे पहली चीज, लेट द थ्री अमाउंट्स डिपॉजिटेड इन द डिफरेंट अकाउंट्स, या ऐसे लिख लेते हैं, डिपॉजिटेड with interest rates 5%, 8% and 8.5% respectively are x, ऐसे लिख लेते, रुपीज x, रुपीज y एंड रुपीज z। मतलब 5% वाले इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट के साथ जो पैसे हमने जमा किए वो x है, 8% के साथ जो पैसे जमा किए y है, 8.5% के साथ, है ना। ये इक्वेशन बनाना और इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिकोड करना, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है 12th स्टूडेंट्स के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन, है ना, बहुत सॉल्व किया है। तो ये तो असम्पशन हो गई हमारी कि ठीक है, इस 5% के साथ x रुपीज, 8% के साथ y रुपीज और 8.5% के साथ z रुपीज हमने इन्वेस्ट किए। टोटल अमाउंट कितना है, 7,000 रुपीज। तो मुझे इक्वेशन बनानी है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इसे मैं एक बार के लिए फिर इसे इरेज कर रहा हूं। ओके, तो टोटल अमाउंट हमारा 7,000 रुपीज है। तो आप यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7,000। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, है ना। उसके बाद क्या लिख रहा है कि द टोटल एनुअल इंटरेस्ट फ्रॉम दीज अकाउंट्स इज ₹550। तो टोटल एनुअल इंटरेस्ट x रुपए जो अमाउंट जमा किया है, इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5%। तो 5% ऑफ x प्लस y रुपीज पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 8%। 8% ऑफ y प्लस z रुपीज जो इन्वेस्ट किया हमने, उस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 8.5%। 8.5% ऑफ z,
और इन तीनों का x का 5% इंटरेस्ट, y का 8% और z का 8.5%, ये तीनों इंटरेस्ट ऐड करके टोटल कितना इंटरेस्ट हमको मिल रहा है 550, है ना। तो इसको अगर मैं फटाफट से सॉल्व कर लूं तो 5% का मतलब 5/100, 5% का मतलब 5/100, ऑफ का मतलब इंटू, 8% का मतलब 8/100 इंटू, और 8.5% का मतलब 17/200 इंटू z इज इक्वल टू 550, है ना। तो जब आप इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे, ये 100, ये 100, ये 200, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 200 आएगा। तो मैं इसको फटाफट से चेंज कर लेता हूँ, एलसीएम 200 आएगा और ये आ जाएगा आपका एलसीएम लेने के बाद 10x प्लस ये आ जाएगा 16y प्लस ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 17z इज इक्वल टू, यहाँ अपॉन में 200 आएगा, वो 200 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 110,000, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन कि तीनों अमाउंट्स का सम 7,000 है, और दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन कि तीनों पर इंटरेस्ट का सम 550 था, उसको हम थोड़ा एलसीएम लेके सिंपलीफाई किए तो ऐसी इक्वेशन बन करके आई। और इसके साथ ही साथ आप देखें तो नेक्स्ट लाइन लिख रहा है कि इक्वल अमाउंट्स हैव बीन डिपॉजिटेड इन द 5% एंड 8% सेविंग अकाउंट्स। अरे ये पहले बता देता तो हम शायद क्वेश्चन को 2 वेरिएबल में कर लेते, कोई बात नहीं। ये कह रहा है कि सॉरी, ये कह रहा है कि 5% और 8% के साथ जो डिपॉजिट किया था हमने, वो दोनों अमाउंट इक्वल है। तो 5% के साथ हमने x रुपीज डिपॉजिट किया था, 8% के साथ हमने y रुपीज डिपॉजिट किया था। तो ये कह रहा है कि x और y इक्वल है, तो x इज इक्वल टू y, विच इंप्लाइज दैट x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। दीज आर द 3 इक्वेशंस, और इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से, मैट्रिसेस की हेल्प से, इन तीनों इक्वेशंस को हमें मैट्रिसेस की हेल्प से सॉल्व करना है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब क्वेश्चन का रोल खत्म हो गया, हम क्वेश्चन को हमने समझा, इसको डिकोड किया, मैथमेटिकल 3 इक्वेशंस बना ली जितनी भी चाहिए थी। अब क्वेश्चन का रोल खत्म है, अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay. So the 3 equations that have to be solved by matrices are, ये तीनों इक्वेशंस बनी थी, वो एज इट इज लिखा हुआ है, ये सब फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी क्या है, ये सब नेसेसरी भी है यार, एग्जाम में आपको ये सब लिखना होता है कि 3 इक्वेशंस कौन बनी है और इसका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होगा। अब देखिए आप क्या देखो, द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन या द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द 3 इक्वेशंस विल बी इस तरह से। ये सब पहले भी डिस्कस हुआ है, ठीक है। अब ये नहीं कि ये सब एकदम पहली बार आप देख रहे हैं, जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट से पहले, तब हम लोगों ने ये सब काम किया हुआ है। सॉरी, फिर भी अब हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए जो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, ये वेरिएबल मैट्रिक्स होता है, और ये आउटपुट मैट्रिक्स है। फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट कौन है, 1 1 1, देखिए यहाँ 1 1 1 लिखा है। दूसरी इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है, 10 16 17, दिस इज 10 16 17 ओवर हियर इन द सेकंड रो, एंड in the third equation we have coefficients of 1 -1, और z तो था नहीं तो यहाँ 0z लिखा है मैंने, 0 into z will be 0, so 1 -1 and 0, so this is why there is 1 -1 and 0 in the third row over here. And the second matrix will be the variable matrix, the column matrix, it is x y z। अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, 1 into x plus 1 into y plus 1 into z, that is x plus y plus z। इस रो का इस कॉलम मल्टीप्लाई होगा 10x 16y 17z। इस रो का इस कॉलम मल्टीप्लाई होगा 1x minus 1y 0z, एकदम यही चीज आएगी, is equals to 7,000 is equal to 110,000 and 0। So this is the matrix structure of the given equations, which is of the form, ax is equals to b। इसको हम a कह रहे हैं, इसको हम x कह रहे हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स को x कह रहे हैं, और इसको आउटपुट मैट्रिक्स को b कह रहे हैं, ठीक है।
यहां पर ये लिखा जाता है वैसे, वेयर ए कौन है, एक्स कौन है और बी कौन है, ये आपका काम है लिखना। ठीक है, ये ए है, ये एक्स है और ये बी है। द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय x इज इक्वल टू, x ही तो निकालना है, मैं यही वाला मैट्रिक्स निकालना है, x y z यही निकालना है। x इज इक्वल टू ये a, देखिए दोनों और a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कीजिए, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय a इनवर्स, यहां से a इनवर्स मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी हो जाएगा, यहां पर i आ जाएगा, i का x से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आएगा, यहां a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा a इनवर्स b। ओ मतलब मुझे इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए यहीं पर वेरिएशन आता है। अब ये a है हमारा, और इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैं दो मेथड से निकाल सकता हूं। पहली मेथड जो हमने मैट्रिक्स में पढ़ी थी, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, आप रो कॉलम ऑपरेशन लगा के भी इनवर्स निकाल करके यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, फिर b में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एक्स वाई जेड मिल जाएगा। नहीं तो हमारे पास a इनवर्स का एक और फॉर्मूला है, अभी अभी हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में पढ़ा है, x इज इक्वल टू a इनवर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, 1 upon determinant of A into adjoint of A into B। ओके, ये A इनवर्स का फॉर्मूला 1 upon determinant of A into adjoint of A और into B। मतलब मुझे A का ध्यान रखिएगा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आ गया, मतलब अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकल गया, तो सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होता तो A इनवर्स आएगा ही नहीं, ए इनवर्स आएगा ही नहीं तो x यानी कि एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू आपको, यूनिक वैल्यू आपको सॉल्यूशन इस सिस्टम का मिलेगा ही नहीं। यही वजह होती है द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सिस्टम टू हैव अ सॉल्यूशन, या द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सिस्टम टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, आई शुड से is that the coefficient matrix must be non singular। ये a जो है ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो ये सब अनडिफाइंड हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला वी विल वर्क ऑन, इस पर हमको काम करना है। ये सारी चीजें भले फॉर्मेलिटी हो, लेकिन ये सब आप एग्जाम में लिखेंगे, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, और अगर आप ये प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप नहीं लेकर के जाएंगे तो टीचर को कहीं ना कहीं मौका मिलेगा आधे एक नंबर आपके रिड्यूस करने का। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो दिस वाज द मैट्रिक्स ए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। हमें इसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए और फिर इसका एडजॉइंट भी चाहिए। आई होप कि आपको ये याद हो कि एडजॉइंट कैसे निकालते थे। एडजॉइंट मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, मतलब पहले मुझे इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तब जाके एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगा। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनता था? कोफैक्टर एलिमेंट्स से। ओके, आई होप ये सब याद हो। फिर सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं और ये देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट जीरो तो नहीं आ रहा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये 3/3 का एक्सपेंशन कैसे करते हैं ये मालूम होना चाहिए, मैं फटाफट से सॉल्व कर रहा हूँ। 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 16 इंटू 0 माइनस 17 इंटू -1 -1, सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, 10 इंटू 0 माइनस 17 इंटू 1 प्लस 1, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, 10 इंटू -1 माइनस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, 10 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 16। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जा रहा है हमारे यहां से, ये आ गया +17 और ये आ गया -17 और ये माइनस माइनस +17 और ये आ गया -10 -16 -26। सो है ना, 17 17 34 34 -26, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका आ रहा है 8। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। हेंस आप क्या लिखेंगे? हेंस the system will have a unique solution। ये तो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ये कह ले मैथमेटिकल मीनिंग हम लोगों ने पढ़ी थी जब डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ रहे थे ना। हम लोग को निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए हमको कोफैक्टर एलिमेंट्स चाहिए। C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट का कोफैक्टर एलिमेंट, तो आपको मालूम होना चाहिए होता है -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 16 इंटू 0 माइनस 17 इंटू -1, ये आ जाएगा 17, ये आ गया हमारा 17। ओके, C12 क्या आ जाएगा?
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 ये छोड़ देंगे, 10 इंटू जीरो ये हो गया -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2, 10 इंटू जीरो -1 इंटू 17 -17 आएगा और ये ऐड होकर के हमारा 17 हो जाएगा। C13 देख लेते हैं क्या आ रहा है। C13 हो जा रहा है हमारा अब मैं साइन खुद से एडजस्ट कर ले रहा हूँ, अब तो आपको समझ में आ गया कि ये कैसे लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ प्लस आएगा, फर्स्ट टू थर्ड कॉलम, फर्स्ट टू थर्ड कॉलम छोड़ दिया, -10 -16 -26 और ये आ गया हमारा -26। ओके सो फटाफट से C21 निकाल लेते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 10 को छोड़ देते हैं, सेकंड रो डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए, तो आपका 0 इंटू 1 -1 इंटू 1, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, -1 इंटू 1 ये 1 आ जाएगा, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे माइनस साइन रहती है तो ये -1 आ जाएगा। C22 अगर मैं देखूं तो वो आ रहा है हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम, हम डिलीट कर देंगे, 0 इंटू 1 1 इंटू 1 -1 आ रहा है। C23 निकालना होगा हमें, थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, फिर वो कब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम C11 ये सब लोगों ने पहले भी निकाला है, इन सब पे क्वेश्चंस भी किए हैं। तो यहाँ आ रहा था 17, यहाँ भी आ रहा है 17। C23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दीजिए, -1 इंटू 1 -1 आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा, -1 -1 -2 आएगा। ये सब आप कॉपी भी कीजिए, मैं इतना एक्सपेंड नहीं कर सकता ये सारी चीजें, आपको एग्जाम में भी नीड नहीं करनी कि आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर्मूला लिख करके, है ना, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। -1 इंटू 1 -1 आएगा, फिर 1 इंटू 1 -1 -1 -2 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 और माइनस इस फॉर्मूले की वजह से आएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2। C31 की बात कर लें, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, डिलीट कर दीजिए, 17 इंटू 1 -16 इंटू 1 यानी कि 1 आ जाएगा। ओके C32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दीजिए, थर्ड रो चली गई, सेकंड कॉलम चला गया, 17 इंटू 1 -10 इंटू 1 7 आ जाएगा, -7 कर दीजिए इसको। C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट, 16 इंटू 1 -10 इंटू 1 6 आ जाएगा। These are the now the cofactor matrix, the cofactor matrix of A is equals to, cofactor matrix क्या बन गया, cofactor elements है 17 17 -26, 17 17 -26, okay, -1 -1 2 -1 -1 2 1 -7 6 1 -7 6, ओके, ये हमारा बन जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, और ये आपको जरूर देख लेना है कि कहीं इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, ये कोफैक्टर्स निकालते टाइम या ये जो है ना, प्रैक्टिस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। यहाँ पर करते टाइम करने के बाद आपको एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लेना है कि कहीं कोई कोफैक्टर निकालने में मुझसे गलती तो नहीं हुई है एग्जाम में, एटलीस्ट जरूर ये C1 कहीं यहाँ पे हम 6 को फैक्टर्स निकालने, कहीं पर भी कोई माइनस प्लस का इश्यू होगा तो फिर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप को फैक्टर्स को बहुत ध्यान से देख लें। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं भी जरा 2 मिनट देख लूं कि क्या मैंने सब सही किया या नहीं। ओके सो मीनवाइल मैंने ये देख लिया है कि मैंने ये सारे कंपोनेंट्स, ये जो सारे को फैक्टर्स निकाले हैं वो सही हैं, ठीक है। मैंने देख लिया कि कहीं कोई माइनस प्लस में किसी भी एलिमेंट को निकालने में कहीं कोई इश्यू नहीं है। सो नाउ द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, ये जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स था ए, उसका एडजॉइंट क्या आएगा, एडजॉइंट होगा उसका ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ए का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स था वो ये था, इसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो मुझको ए का एडजॉइंट मिलेगा। इसका ट्रांसपोज लेने का मतलब रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, रोज और कॉलम को, 17 17 -26 कॉलम हो जाएगा, -1 -2 सेकंड कॉलम हो जाएगा, 1 -7 एंड 6 विल बी थर्ड कॉलम। इस तरह से हमें एडजॉइंट ए मिल गया। डिटर्मिनेंट ए हमको कितना मिला था, 8। ओके सो ये तो आपने नीचे वाला नोट कर ही रखा है, ठीक है, ये तो प्रीवियस पार्ट का है। सो नाउ वी विल फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। अब हम निकालेंगे कि ए का इनवर्स क्या है। नाउ
ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ए इनवर्स क्या होगा देखिए, तो ए इनवर्स होगा हमारा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही तो था, है ना। तो ये हो गया हमारा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 था, और एडजॉइंट ऑफ ए हम यहाँ पे लिखेंगे 17 माइनस 26 -1 -1 2 1 -7 6। आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स में 1/8 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो स्केलर हर एलिमेंट में जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब 17 का भी 1/8 करेंगे, -1 का भी 1/8 करेंगे, 1 का भी 1/8 करेंगे, वगैरह वगैरह। बट ठीक है, अभी यहाँ कोई 8 से डिवाइड होता नहीं दिखाई दे रहा है, सब फ्रैक्शन में आ जाएंगे, इसीलिए अभी हम ये काम नहीं कर रहे, अभी हम डिवाइड नहीं कर रहे। दिस इज आर ए इनवर्स, ये हमारा ए इनवर्स है ना। सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। अब आपको याद होना चाहिए सिस्टम का सॉल्यूशन x कैसे लिखते थे हम लोग, क्या लिख रहे थे, x हमारा था a इनवर्स इंटू बी, which implies that a इनवर्स हमने ये निकाल रखा है 1/8, मैं इनवर्स लिख लूं 17 माइनस 26 -1 -1 2 1 -7 6। और b आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो आप थोड़ा सा पीछे जाकर के देखिए, b था हमारा 7000 और ये था 110,000 और यहां पर था 0। सॉरी। सो ये हमारा सॉल्यूशन आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और 8 से डिवाइड कर देना। x मतलब क्या, x y z, ये कॉलम वेक्टर है, अननोन मैट्रिक्स x y z, ठीक है। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके ओके। सो ये अननोन मैट्रिक्स x जो ये हमारा हो जाएगा नाउ, अननोन मैट्रिक्स x को मैं वैसे लिख दे रहा हूं x y z, ये कॉलम मैट्रिक्स था, इज इक्वल्स टू, देखिए 8 से डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में देखिए 7000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक चतुराई आप यहाँ कीजिए, यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000 है, और 0 को भी मैं 0000 लिख सकता हूँ, तो मैं 1000 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। हर एलिमेंट में 1000 है या नहीं है, अगर किसी मैट्रिक्स में अगर किसी मैट्रिक्स की हर एंट्री में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम उस स्केलर को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 1000 हमको हर जगह दिया, मैंने 1000 कॉमन ले लिया, ये हमको मिल गया 1000/8, और ये अब मैट्रिक्स बनेगा 17 -1 1, और यहाँ 7, मैं 1000 यहाँ से हटा ही दे रहा हूँ, यही लिख दे रहा हूँ, ओके, एक स्टेप यही हो जाएगा। 1000 मैंने यहाँ से हटा दिया, यहाँ बचा 7, यहाँ से 1000 हटा दिया, यहाँ बचा 110 और यहाँ पर बचा 0, ओके। तो ये तो बिल्कुल साफ, ये फिगर तो एकदम साफ दिखाई देना चाहिए। अब हमारा काम बड़ा आसान है, इसका मल्टीप्लाई इसके कॉलम में, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में, 17 × 7 प्लस -1 × 110 -1 × 110 प्लस 1 × 0, ओके सर। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, वही चीज 17 × 7 प्लस -1 × 110 प्लस -7 × 0। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, -26 × 7 प्लस 2 × 110 प्लस 6 × 0, है ना। ओके, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, यहाँ पर थोड़ा स्पॉट पड़ रहा है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है 17 × 7 प्लस -1 × 110 प्लस 1 × 0। सेकेंड रो लिखी हुई है 17 × 7 प्लस -1 × 110 प्लस -7 × 0। थर्ड रो तो साफ दिखाई दी, -26 × 7 प्लस 2 × 110 प्लस 6 × 0। ये तो अगर आप क्वेश्चन पर नजर बनाए हुए, अगर आप फोकस्ड है तो आपको खुद समझ में आ जाएगा वहां क्या लिखा हुआ है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। खैर, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, 1000/8, और ये सॉल्व करके आएगा हमारा 77 119 -110, ये आ जाएगा हमारा 9, यहाँ से भी यही आ रहा है, ये तो 0 हो जाएगा। 26 × 7, 26 × 7, आई डोंट नो द टेबल्स, -182 प्लस 220, और ये माइनस होकर क्या आ जाएगा 38, तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 38, ओके। तो अब क्या करना है, मुझे हर एलिमेंट में 1000 का मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड कर लेना। सो x y z हमारा आ जाएगा
9000 अपॉन 8, 9000 अपॉन 8 आता है 1125, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे आंसर मालूम है। 9000 अपॉन 8 1125 एंड 38000 अपॉन 8 4750। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई ₹1125, y की वैल्यू आ गई ₹1125, z की वैल्यू आ गई ₹4750। x और y को तो इक्वल आना ही था, इन तीनों का सम करके देख लीजिए 7000 अगर है तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, तो अभी अभी हम लोगों ने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व किया। मैं एक बार फिर बता दूं, ए इनवर्स जो हम लोग निकाल लेते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेते हैं, वो आप रो एलिमेंट रो ऑपरेशन से भी नॉन निकाल सकते हैं, बट हम लोगों ने यहाँ पर डिटर्मिनेंट की हेल्प ली है। रो ऑपरेशन पर बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन ये वाली जो मेथड है ये लेंदी जरूर है मगर ये अच्छी रहती है। इसमें आप हर हालत में आंसर तक आते ही आते हो। रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से लगाना तभी बेनिफिशियल है जब आपने खूब प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस यहाँ भी जरूरी है मगर वो उस मेथड को मैं प्रेफर नहीं कहूंगा अभी 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए कि आप रो ऑपरेशन का यूज करें, बट फिर भी अगर आपकी वहां प्रैक्टिस है तो आप इनवर्स उस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट था, को-फैक्टर मैट्रिक्स निकाला हमने, एडजॉइंट निकाला हम लोगों ने, इनवर्स निकाला हम लोगों ने, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दिया, उसको मैट्रिक्स, उसमें मैट्रिक्स का एप्लीकेशन कैसे देखना है ये हम लोगों ने समझा। तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। ये क्वेश्चन लगा लेने का मतलब है कि बहुत हद तक मैट्रिक्स आपको मालूम है, और यही वजह है, यही सोलो रीजन है कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स में आता है सेक्शन डी में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ भी लेंदी नहीं है इसमें, या कुछ भी रफ एंड टफ टाइप का नहीं है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस, अलग अलग तरह के कुछ क्वेश्चंस लगाए रहिए बोर्ड एग्जाम टाइम पे, फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए, एंड दैट विल बी ऑल। और इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े लेंदी जरूर होते हैं मगर दिमाग लगाने जैसा या 12th मैथमेटिक्स जैसा मुझे इसमें कुछ नहीं नजर आता। बस आपको मालूम होना चाहिए डिटर्मिनेंट क्या है, जॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, एज अ टूल याद रखिए कि इन सबको सॉल्व कैसे करते हैं। बस अभी इन सब का बहुत हद तक मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस आपको हायर स्टडीज में पता चलेगा, ऐसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। ओके, दैट इज ऑल। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स अपना रिस्पांस गूगल क्लासरूम ऐप पर जरूर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत बेहतर होता है, बहुत बेहद जरूरी है मेरे लिए, मुझे कोऑर्डिनेशन समझ में आती है, कितने स्टूडेंट्स को लेक्चर समझ में आ रहा है, कितनों को नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा डिपेंड करेगा कि हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम लोग अगले चैप्टर की ओर मूव करते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके डाउट्स पर। अगर आपको कोई डाउट हो कहीं पर भी, किसी भी क्वेश्चन में, आपकी टेक्स्ट बुक से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से या किसी अदर साइट बुक से, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके डाउट्स पर बना लूंगा। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए, बाय बाय।